इससे पहले भी मैं कई जगह पे एसएचओ रही हूँ वुमेन पुलिस स्टेशन में रामबाग में। तो जब कश्मीर वैली में एक ही पुलिस स्टेशन होता था, तो तब इतना क्राइम नहीं था। लेकिन आस्ते-आस्ते क्राइम दिन-ब-दिन बढ़ता गया। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स इतने बढ़ गए, तो गवर्नमेंट को हर डिस्ट्रिक्ट में एक पुलिस स्टेशन खोलना पड़ा, क्योंकि ज़रूरत थी। इवन कि आज हर डिस्ट्रिक्ट में वुमेन सेल है, हर डिस्ट्रिक्ट में वुमेन हेल्प डेस्क भी है, खाली इन्हीं क्राइम्स के लिए। और जब मैं यहाँ आई, मेरी पोस्टिंग यहाँ हुई 2019 में, तो मैंने यहाँ देखा कि यहाँ पे श्रीनगर से भी ज़्यादा क्राइम है। यहाँ पे इतना मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स है हाईएस्ट रेट्स पर, क्योंकि बॉर्डर एरियाज़ हैं, गुजर तकबा है और इलिटरेसी जब आस्ते-आस्ते जब मैंने शुरू किया, तो मैंने देखा कि यहाँ इलिटरेसी है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं ज़्यादा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं। तो इन्हीं की वजह से ये नहीं है कि इलिटरेट लोग हैं, लिटरेट लोग भी हैं। मेरे पास ऐसे लोगों के केसेस आए ना डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इवन कि लॉयर्स, केएस ऑफिसर्स। तो नॉर्थ कश्मीर में मैंने आस्ते-आस्ते ये देखा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। लोगों को समझाने की एक तो उनको अवेयरनेस नहीं। तो फिर यहाँ पे हमारे पास एक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट आया। तो और कोर्ट के थ्रू लड़कियाँ आई। फिर मैंने उनको बोला कि नहीं आप लोगों को अवेयर करो। आप मतलब कि लेडीज़ को बताओ उनके राइट्स क्या हैं। उनको डोर टू डोर अवेयरनेस दे दो कि आपके राइट्स क्या हैं, बातों को छुपाओ नहीं, बातों को सामने लाओ, ताकि हमें भी पता चले क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था अवेयरनेस के लिए। तो मैंने उनको यूज़ किया कि आप जाइए अवेयरनेस दीजिए या कभी-कभी मुझे भी बुलाया जाता था, किसी डिग्री कॉलेज में या स्कूल में मदर्स डे पे, वुमेन्स डे पे या आर्मी वालों के यहाँ कोई प्रोग्राम्स होते थे, तो मैंने काफ़ी प्रोग्राम्स भी दिए हैं। इसलिए लेडीज़ को, लड़कियों को, टीनेज लड़कियों को अवेयर करने कि आपके राइट्स क्या हैं। पेरेंट्स को भी मैंने कई बार बहुत ही अवेयर किया कि आप एक घर का एक ऐसा माहौल बनाओ कि आपकी बच्ची आपसे हर कोई बात शेयर करे। तो जब तक वो आपसे शेयर नहीं करेगी, तब तक वो आपके करीब नहीं आएगी। तो और देखो कि अगर लड़की को मैंने फ़ोन नहीं दिया, तो ये फ़ोन कहाँ से? कम से कम उनके बैग चेक करो, उन पे नज़र रखो, इससे क्राइम कम हो जाएगा। और यहाँ पे आज से जब लोगों को पता चला कि यहाँ पे मैडम आई है, तो पहले वो यहाँ पे जेंट्स थे मेरे साथ। तो लेडीज़ जो हैं वो खुल के अपनी बात बताने लगी। फिर जब मेरी पोस्टिंग हुई तो लेडीज़ खुल के आने लगी यहाँ। खुल के आने लगी इन द सेंस कि वो आने लगी, मेरे पास बातें करने लगी, घंटा-घंटा मैं उनकी बातें सुनती थी। तो फिर मैंने भी शुरू किया कि चलो जो इनके आपस के ये जो मसले हैं, वो मैं पूरा करूँगी। फिर आस्ते-आस्ते हमने मुझे अभी तक तो याद भी नहीं है कि इन 5 सालों में मैंने कितने केस किए और कितने सॉल्व किए हैं। मतलब ऐसे केस है यही नहीं है कि कश्मीर में है, कश्मीर आउटसाइड स्टेट्स भी मैं गई हूँ। यहाँ पर काशीरा के केस था एक माइनर लड़की थी उसके साथ कुछ गलत हुआ। तो मैं इवन कि एफआईआर रजिस्टर करके मैं मुंबई पहुँची, मुंबई से मैं असम गई, वो सीआरपीएफ में वो लड़का था। उसको मैंने वहाँ से लाया। मैं चाहती थी कि यहाँ की जो लड़कियों को इंसाफ दिया जाए। उसके बाद मैं एक बार मुंबई गई, एक किडनैपर ने एक लड़की को किडनैप किया था, उसको लेके आई। फिर मैं राजौरी भी गई, राजौरी से भी मैंने एक सीआरपीएफ वाले को लाया था। तो मैंने सोचा नहीं इनका अगर सुनना है तो फिर काम भी करना। तो मुझे लगता है कि आज तक लोग हमसे खुश ही हैं, क्योंकि लोग यहाँ जब आते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, तो मैं पहले सुनती हूँ अच्छी तरह से और मुझे लगता है कि अच्छा ही अगर 2-3 घंटे सुना जाए उनका। कई बार मुझे 3 घंटे भी लग जाते हैं, कई बार मुझे 4 घंटे भी लग जाते हैं, कई बार मुझे 2 दिन भी लग जाते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि क्विक एक्शन हो, कोर्ट में ना जाएँ लेडीज़ क्योंकि कोर्ट में जाना उनके लिए बहुत बड़ा एक तो लंबा इलास्टिक की तरह खींचना हो जाता है। दूसरा बच्चे लेकर कोर्ट में जाना, ये मियाँ-बीवी का रिश्ता है। अगर इसको सुनकर ही सुलझाया जाए तो इट्स बेटर। तो मैंने वही किया। मैंने पहले लड़की का सुना, फिर लड़के का सुना, फिर मैंने देखा इसका अब सॉल्यूशन क्या है। तो ऐसे करके हमने आज तक बहुत ऐसे केस हैं जो हमने सॉल्व किए। मेरे पास
डीपीओ से भी ग्रीवेंस आती है जो एसपी साहब भेजते हैं। तो 2-3 तो वो दिन में भेजते हैं, 4-5 भी। लेकिन जो डायरेक्ट एप्लीकेशंस मेरे पास आती हैं वो उनका रेशियो रहता है दिन में 13-14, इवन कभी-कभी तो 15-16 भी हो जाते हैं। तो इतना रश है क्योंकि लोगों को एक हम पे एक भरोसा है कि चलो अगर वहाँ मैडम है या उसका स्टाफ है, तो ये नहीं है कि मैं खुद करती हूँ, मेरा स्टाफ भी बहुत अच्छा है, जो मेरी बाजू में, उनको भी बिठाकर मैं खुद बैठती हूँ, मैं खुद ये सॉल्व करती हूँ हर एक केस। तो जैसे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं, ब्लैकमेलिंग है, तो ऐसे इश्यू बहुत बढ़ रहे हैं। कई बार ऐसा है कि कई बार तो केस के रिपोर्टेड भी नहीं होते, क्योंकि ये लोग घर में ही कुछ वो फैसला वगैरह करके ना वो केस को दबा देते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि लड़की आगे आए, वो अपनी प्रॉब्लम हमसे शेयर करे ताकि हम उनके लिए कोई कदम उठाएँ। जब वो हमारे पास आएँगे तभी तो हम सुनेंगे। और वैसे भी मियाँ-बीवी के मसले हैं तो इनमें पेशेंस तो होनी ही चाहिए, क्योंकि हम अच्छी तरह सुनते हैं, अच्छी तरह उनका केस करते हैं कि लोग सैटिस्फाई होके यहाँ से निकलते हैं। क्या वजह है, क्यों इतने केसेस बढ़ रहे हैं? लोगों में एक तो इलिटरेसी है, अवेयरनेस नहीं है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ये बहुत सारी वजह है और ये है कि सेपरेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, क्योंकि लड़कियाँ शादी के बाद बोलती हैं कि हमें सेपरेट रहना है। तो वो सेपरेशन की एक प्रॉब्लम हो जाती है, लड़की चाहती नहीं है इन-लॉज़ के साथ। तो उसमें कुछ पेरेंट्स का भी रोल है, कुछ इन-लॉज़ का भी रोल है। तो वो फिर आपस में मुझे लगता है कि उनको आपस में बैठकर ही घर में ये कई बातें ऐसी होती हैं जो सुलझानी चाहिए। लेकिन वो सुलझाने के बजाय वो बातों को बढ़ा देते हैं और बढ़ाने का फिर ये रिज़ल्ट निकलता है कि वो लड़की हमारे पास पहुँच जाती है। ये देखो हस्बैंड वाइफ्स के डिस्प्यूट्स हैं। घर में थोड़ी बहुत तू-तू मैं-मैं होती ही रहती है। अब कोई छोटी तू-तू मैं-मैं तो आप घर में बैठकर या अपने फादर इन लॉ से या मदर इन लॉ को बिठाकर, अपने हस्बैंड को बिठा के सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब वो इस चीज़ में पेशेंस होनी चाहिए। लड़का भी अगर सोच समझ के बात करेगा या बैठ के अगर वो मशवरा करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि उनको ज़्यादा पुलिस स्टेशंस में आने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जब ये बैठकर आपस में मशवरा नहीं करते हैं, जब एक-दूसरे की बात नहीं सुनते हैं, तो उसका रिज़ल्ट ये होता है कि लड़की वायलेंट हो जाती है या लड़का वायलेंट हो जाता है। तो उस वजह से ये लोग पुलिस स्टेशंस में आते हैं। तो फिर अच्छा ही है कि हम इनको बिठाकर उनके इन-लॉज़ को या पैरेंटल या उनको बिठा के हम उनको आपस में बिठाकर उनमें आपस सलाह-मशवरा करके हम बोलते हैं ये बात अच्छी नहीं है, छोटी-छोटी बातें लेके पुलिस स्टेशंस पे मत आया करो। तो हम कोशिश करते हैं कि केस कम भी हो जाए और लोगों का फ़ायदा भी हो जाए। एक जो माँ होती है, वो एक बेस्ट टीचर होती है। जो माँ है वही पहली टीचर तो माँ ही है। माँ को चाहिए कि घर में ऐसा माहौल बनाए, चाहे वो बेटा है या बेटी है। उनके साथ उनको चाहिए फ्रेंडली माहौल बनाना, ताकि ऐसा हो कि बेटी जब भी कॉलेज से आए, स्कूल से आए, वो हर बात अपनी माँ से शेयर, इवन कि बेटा भी। बेटे को भी चाहिए कि अपने बाप से, अपनी माँ से हर बात शेयर करे। तो ऐसा होता है जब उनको डर रहता है, लड़कियों को, अनमैरिड लड़कियों को, जैसे स्कूल कॉलेज लड़कियाँ गोइंग, उनको रहता है ये डर कि हाँ, अगर मेरे से कोई गलती हो गई है, तो अगर मैं अपनी मदर को बताऊँगी तो हो सकता है वो मेरे पे कोई ऐसा कुछ काज़ करे कि मुझे उसके लिए सुसाइड करनी पड़े। क्योंकि वह माहौल ऐसा नहीं होता है घर में। वो डरती है अपनी माँ से कुछ बताने में, वो डरती है अपने भाई से कुछ बताने में, वो डरती है अपने बाप से कुछ बताने में। तो अगर उसके घर में ऐसा माहौल हो कि फ्रेंडली टाइप का, तो वो अपनी माँ को बता सकती है कि आज मुझे ये हुआ रास्ते में। तो माँ उसको बिठा के आराम से पूछ सकती है कि क्या हुआ? क्यों हुआ? इसमें किसकी गलती थी? उस बात को आपस में ताकि बात बाहर निकले ही नहीं। लेकिन जब लड़की माँ के साथ शेयर ही नहीं करती है, फिर वो पुलिस का सहारा लेती है। पुलिस का सहारा लेने के मेरे पास कई लड़कियाँ ऐसी आती हैं जो बोलती हैं कि हमारे माँ-बाप को नहीं पता। तो वहाँ मैं सोचती हूँ अब मैं क्या करूँ? यहाँ से छोटी बच्ची भी है। फिर मैं ऐसा करती हूँ कि अपने ही तरीके से लड़के को बुला के या लड़के को बुला के उनका वो
सॉल्व कर देती हूँ कि चलो ठीक है, आइंदा से ये नहीं करना, वो नहीं करना। लेकिन कम से कम अपने कई बार पेरेंट्स को भी पता होता है, लेकिन वो उसके बावजूद भी अपनी बेटी से पूछते नहीं हैं कि अगर गलती हुई है तो कहाँ हुई, उस गलती को सुधारना कैसे। तो माँ-बाप को चाहिए कि अपने बच्चों पर नज़र रखनी चाहिए। घर बेटी आई, अगर 1 घंटा लेट हो गई तो क्यों हो गई? पूछना है। जब बच्चों को पता चलेगा कि हमें पूछने वाला कोई है, तो मुझे नहीं लगता कि बच्चे वो गलती करेंगे। और जिन बच्चों को डराया जाता है या बेटी को डराया जाता है, नहीं, तुझे ये नहीं करना है, तुझे शादी करनी है, तुझे वहाँ जाना है, तुझे सारा वही काम करना है, तुझे खाना बनाना है, ये करना है, डोमिनेट नहीं करना है। मतलब कि इक्वल राइट्स रखने हैं बेटे और बेटी के। बेटी भी आज कहाँ पहुँच चुकी है, आज बेटी क्या नहीं करती है। लेकिन वो जब माँ को बेटी पे भरोसा है और घर में उनका माहौल ही फ्रेंडली है, तब जाके मुझे लगता है कि ये सुधरेंगे। जहाँ तक मैं अभी तक 5 सालों में देख रही हूँ। मेरी सर्विस को भी 27-28 साल हो गए, हम तो यही देख रहे हैं। तो यहाँ जहाँ तक मेरा ख़्याल है, मैं चाहती हूँ कि माँ को बेटी के साथ कम से कम हर बात शेयर करनी चाहिए। अगर जनवरी से देखा जाए तो अभी तक हमारे पास 800 एप्लीकेशंस आई हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो मुझे 750 तक तो हमने उनको डिस्पोज ऑफ किया है। और मेरे पास इस साल टिल डेट 1 जनवरी से टिल डेट अभी तक 34 ही एफआईआर, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि एफआईआर लगे थ्रू काउंसलिंग। और मैं चाहती हूँ कॉम्प्रोमाइज से, क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है ना, ये ब्रेक हो जाता है और इनका जो है इम्पैक्ट बच्चों पर पड़ता है कल। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम एफआईआर दिए जाए और काउंसलिंग से अगर इनका रिश्ता ब्रेक ना हो तो वो अच्छा है। तो इसके लिए हमारे स्पेशल सेल भी है यहाँ पे फॉर वुमेन्स डीपीएल में, तो वो भी काफ़ी कोशिश करते हैं काउंसलिंग करने की कि हम उनको यहाँ से रेफ़र करते हैं एप्लीकेशंस। तो हम चाहते हैं जो लैंड डिस्प्यूट्स का केस हो वो हम नहीं करते हैं, मैं उनको रेफ़र करती हूँ, या कोई ऐसा केस मैं उनको रेफ़र करती हूँ कि आप इसको काउंसलिंग करके इनके रिश्ते को ब्रेक डाउन से बचा लें।